गरीब ससुराल में अमीर भाई लाया साल भर का राशन। घर में खाने के लिए और कुछ भी नहीं बचा, बस यही रोटी और अचार है। समझ नहीं आता कि कल से क्या होगा। गरीबी ने तो जैसे हमारी कमर ही तोड़ दी है। जो ईश्वर की मर्जी बहू, जब तक सांस है तब तक संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। सीमा अपने ससुराल वालों के साथ उदास होकर रोटी अचार खा रही थी। तभी एक बड़ी सी ट्रक उनके घर के सामने आकर रुकती है। इंजन की गड़गड़ाहट से पूरा परिवार चौंक जाता है। रघुवीर हैरानी से बाहर की तरफ देखते हैं। हमारे इस गरीब घर के बाहर इतना बड़ा ट्रक क्या कर रहा है? पता नहीं कौन आ गया। सीमा, तू जरा बाहर जाकर देख तो क्या बात है। सीमा अपना पल्लू सिर पर ठीक करती है और उठकर दरवाजे की ओर बढ़ती है। वो अपने घर का पुराना दरवाजा खोलती है। बाहर का नजारा देखकर वो हैरान रह जाती है। मजदूर साल भर का ढेर सारा राशन निकाल कर सीमा के छोटे से आंगन में रख रहे थे। अरे भाई, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये इतना सारा राशन हमारे घर में क्यों रख रहे हो? सीमा की आवाज सुनकर ट्रक के पास खड़ा लड़का मुड़ता है। उसे देखकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे तुम यहाँ कैसे? एक गरीब घर में जहां खाने के लाले पड़े थे, वहीं ये लड़का साल भर का राशन लेकर क्यों आया था? आखिर ये लड़का कौन था और इसे देखकर सीमा की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। भाई, बहुत लेट हो गया है। रात के 2 बज रहे हैं। अब तू सो जा, सुबह स्कूल भी तो जाना है। कमरे के एक कोने में एक छोटी सी टेबल पर शिवा पढ़ाई कर रहा था। दूसरी तरफ सीमा फर्श पर एक फटी हुई दरी बिछाकर अपना बिस्तर लगा रही थी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। नहीं दीदी, बस थोड़ा सा और, आप सो जाओ। आपको सुबह बहुत सारा काम होता है, मुझे ये चैप्टर पूरा करना है। अपना ख्याल भी तो रखना जरूरी है मेरे भाई। तू सोएगा नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। दीदी, आप मेरे लिए कितनी मेहनत करती हो। अगर मैं ठीक से पढ़ाई नहीं करूंगा तो आपका सारा संघर्ष बेकार हो जाएगा। मुझे बहुत मेहनत करनी है ताकि मैं आपको इस गरीबी से निकाल सकूं। दोनों भाई बहन आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी शोभा अचानक उनके कमरे के दरवाजे पर बहुत जोर से धक्का मारती है और गुस्से से तमतमाती हुई अंदर आती है। दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। इतनी रात गए, तुम दोनों ने क्या कहानी शुरू कर रखी है? तुम लोगों को सोना नहीं है क्या? मुफ्त की बिजली जलाकर बैठे हो। चुपचाप लाइट बुझाओ और सो जाओ। चाची, हम लोग बात नहीं कर रहे थे। शिवा पढ़ाई कर रहा था। बात हो गई पढ़ाई। पढ़ाई के नाम पर मेरी बिजली का बिल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब अगर तुम दोनों ने लाइट चालू की तो मैं तुम्हें घर के बाहर फेंक दूंगी। शोभा बड़बड़ाते हुए और गालियां देते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। दीदी, चाची हमारे साथ कितना बुरा बर्ताव करती हैं। वो अपने बेटे को तो सब कुछ देती हैं, लेकिन हमारे साथ हमेशा जानवरों जैसा सलूक करती हैं। भाई देख, हमारे माता पिता हमें जल्दी छोड़कर चले गए। अब चाचा चाची का घर ही हमारा परिवार है। ज्यादा मत सोच। अगर तू और पढ़ेगा तो चाची फिर से डांटेंगी। चुपचाप सो जा। नहीं दीदी, आप सो जाओ, मैं मोमबत्ती जलाकर पढ़ूंगा। शिवा की बात सुनकर सीमा अंधेरे में सो जाती है और शिवा मोमबत्ती की रोशनी में देर रात तक पढ़ाई करती। अगली सुबह शिवा अपनी पुरानी और घिसी हुई स्कूल ड्रेस पहनकर तैयार होता है। शोभा उसके घर वाले डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। शोभा ने सीमा और शिवा के लिए एक अलग छोटी सी टेबल पर खाना परोसा था। शिवा को बहुत तेज भूख लगी थी। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या मुझे एक और रोटी मिल सकती है? सीमा जानती थी कि अगर वो चाची से रोटी मांगेगी तो बहुत बड़ा तमाशा होगा, इसलिए वो बिना कुछ सोचे अपनी थाली की एक रोटी उठाकर शिवा की थाली में रख देती है। ले, ये मेरी रोटी खा ले। मुझे वैसे भी ज्यादा भूख नहीं है। मैंने सुबह ही उठकर खजूर खा लिए थे। मेरा पेट भरा हुआ है। दीदी, मुझे पता है आप झूठ बोल रही हो। आप हमेशा मेरा पेट भरने के लिए खुद भूखी रह जाती हो। नहीं भाई, सच कह रही हूँ। और तुझे तो पढ़ाई में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तुझे ज्यादा खाने की जरूरत है, तू जल्दी से खा ले। शिवा अपनी दीदी की दी हुई रोटी खाने लगता है। तभी चाची शोभा वहां आ जाती है और शिवा को घूरने लगती है। बहुत हो गया तेरा ये स्कूल का चक्कर। इसे छोड़ और जाकर खेत में मजदूरी कर। कम से कम 2 पैसे कमा कर लाएगा तो हमारे सिर से बोझ कम होगा। चाची जी, आप मुझे ही हमेशा मजदूरी करने की क्यों बोलती हैं? आप अपने खुद के बेटे को क्यों नहीं बोलती? वो भी तो मेरी ही उम्र का है। आप उसे तो काम पर नहीं भेजती। ये सुनते ही शोभा आग बबूला हो जाती है। तेरी इतनी हिम्मत! मेरे ही घर की मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, मेरे ही एहसानों पर पल रहा है और मुझे ही पलटकर जवाब दे रहा है। शोभा और शिवा की बहस होने लगती है। शोर सुनकर चाचा मनोज बाहर आ जाते हैं। क्या बात है शोभा, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? देखिए अपने इस भतीजे को, मैं इसे खेत में काम करने को बोल रही हूँ तो ये मुझसे जुबान लड़ा रहा है। मेरे बेटे से अपनी बराबरी कर रहा है। मुझे माफ कर दीजिए चाची जी, वो अभी बच्चा है, उसे समझ नहीं है। मैं उसे समझा दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। मैं जाऊंगी खेत में मजदूरी करने। मेरे भाई को स्कूल जाने दीजिए।
ठीक है, ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है। तू स्कूल जा, और सीमा तू जाकर खेत का काम संभाल। नहीं दीदी, मैं काम पर जाऊंगा। नहीं, तू सिर्फ पढ़ाई करेगा, जा स्कूल। सीमा शिवा को स्कूल भेज देती है और खुद चिलचिलाती धूप में खेत में काम करने लगती है। सीमा खेत में फसल बो रही थी, उसके चेहरे से पसीना बह रहा था, कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। लगातार काम करने और सुबह से ठीक से खाना न खाने के कारण उसकी हालत खराब हो रही थी। अभी तो मैंने काम शुरू किया है, लेकिन अभी से इतनी थकान हो रही है। सीमा खुद से बड़बड़ा रही थी कि तभी अचानक सीमा को चक्कर आने लगता है। वो जैसे तैसे खेत के किनारे एक पेड़ की छांव के पास जाती है और हाँफते हुए बोतल से पानी पीती है। वो अपने भाई के भविष्य के बारे में सोचती है और फिर से काम में लग जाती है। खेत में काम करने के बाद सीमा गांव की एक और अमीर मालकिन के घर पहुंचती है। वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी। आज सारे बर्तन चमकने चाहिए और पूरे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा लगा देना। जी मालकिन। सीमा पसीने से लथपथ होकर झाड़ू पोछा करती है और ढेर सारे झूठे बर्तनों को मांजती है। काम खत्म होने के बाद माया उसे मजदूरी के कुछ पैसे देती है। शाम को जब सीमा अपनी चाची के घर लौटती है तो उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ है। उसके हाव भाव से उसकी थकान और उदासी साफ झलक रही थी। वहीं उसकी चाची के घर पर शिवा स्कूल से घर आ गया था। वो शोभा के सामने खड़ा था। शोभा हॉल में टीवी देख रही थी। शिवा बड़ी झिझक के साथ शोभा को अपनी बात कहता है। चाची जी, मेरे 12वीं की परीक्षा आने वाली है। स्कूल में टीचर ने एक गाइड बुक खरीदने को कहा है। मैं कोई ट्यूशन भी नहीं पढ़ता, मुझे उस गाइड को खरीदने के लिए बस 300 रुपए दे दीजिए। 300 रुपए? मेरे पास कोई पैसे का पेड़ नहीं लगा है। तुझे पढ़ाई करनी है तो बिना गाइड के कर, वरना मत कर। मेरे पास किताब के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है, जा यहाँ से। शिवा का चेहरा उतर जाता है। वो निराश होकर बाहर आंगन में आकर बैठ जाता है। तभी सीमा काम से लौटती है। वो शिवा को उदास देखकर उसके पास आती है। क्या हुआ शिवा, तू इतना उदास क्यों है? शिवा रोते हुए अपनी दीदी को सारी बात बताता है कि कैसे चाची ने उसे 300 रुपए देने से मना कर दिया और भगा दिया। शोभा अंदर से ये सुन लेती है और बाहर आकर ताना मारती है। इतना ही शौक है ना पढ़ने का, तो जा जाकर कहीं मजदूरी कर, मुफ्त में किताबें नहीं आती। सीमा बिना कुछ कहे अपनी कमर में बंधे पल्लू की गांठ खोलती है और वो वही पैसे निकालती है जो उसने आज खून पसीना एक करके कमाए थे। वो पूरे 300 रुपए शिवा के हाथ में रख देती है। ये ले शिवा, जाकर अपनी वो गाइड बुक ले आ और मन लगाकर पढ़ाई कर। चाची की बातों पर ध्यान मत दे। शिवा पैसे देखकर रो पड़ता है। दीदी, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। तेरी पढ़ाई से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, जा। शिवा पैसे लेकर गाइड बुक खरीदने के लिए चला जाता है। अगले दिन शिवा अपनी नई गाइड बुक लेकर खेत के पास ही एक पेड़ के नीचे बैठकर पूरी लगन से पढ़ाई कर रहा था। कुछ दूरी पर सीमा तेज धूप में खेतों में काम कर रही थी। तभी रास्ते से गांव की कुछ औरतें गुजरती हैं और उन्हें देखकर रुक जाती हैं। देख लो इस लड़की को, कितनी मेहनती है बेचारी, खुद धूप में चल रही है और अपने भाई को पढ़ा रही है। मेहनती नहीं, ये तो एक नंबर की बेवकूफ है। अपने इस भाई के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। सुना है 23 साल की हो गई है, लेकिन इसकी शादी नहीं हुई और कल को यही भाई बड़ा होकर इसे भूल जाएगा, तब ये क्या करेगी? सही कह रही है, मुझे भी लगता है इसे शादी कर लेनी चाहिए। भाई भाई कहने से घर नहीं बसता। दोनों औरतें ये सब कहकर वहां से चली जाती हैं, लेकिन पेड़ के नीचे बैठा शिवा उनकी सारी बातें सुन लेता है। समाज के ये ताने उसके दिल को चीर देते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो किताब छोड़कर दौड़ता हुआ खेत में सीमा के पास जाता है। दीदी, दीदी, मुझे और पढ़ाई नहीं करनी। क्या हुआ शिवा, तू रो क्यों रहा है? दीदी, सब मेरी वजह से हो रहा है। लोग आपको कितने ताने मारते हैं। मेरी वजह से आप शादी नहीं कर रही हो। दीदी, आप शादी कर लो, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा और आपके साथ मजदूरी करूंगा। मैं आपके लिए बोझ बन गया हूँ। पागल हो गया है तू? लोगों का काम है कहना, तू मेरे लिए बोझ नहीं है, मेरी जिंदगी है। अगर हमारे माता पिता जिंदा होते तो वो भी यही चाहते कि तू पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। मैं सिर्फ तुझे कामयाब देखना चाहती हूँ। मेरी शादी की चिंता तू मत कर, बस तू मुझे निराश मत करना। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ दीदी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। इतना कहकर शिवा दिन रात पढ़ाई करने लगता है और बहुत ही मेहनत से 12वीं की परीक्षा देता है। देखते देखते कुछ वक्त गुजर जाता है और फिर उसका 12वीं का रिजल्ट आ जाता है। शिवा गांव की पगडंडियों पर पागलों की तरह दौड़ते हुए शोभा के घर के आंगन में पहुंचता है, जहां सीमा, शोभा और मनोज खड़े थे। दीदी, दीदी, मैंने 12वीं पास कर ली। मैंने पूरे जिले में टॉप किया है दीदी। शिवा की बात सुनकर सीमा खुशी से अपने भाई को गले लगा लेती है। शोभा और मनोज हैरान रह जाते हैं। तभी उनके घर के दरवाजे पर शिवा के स्कूल के टीचर आदित्य अंदर आते हैं। नमस्ते सीमा जी, आज तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपके भाई शिवा ने कमाल कर दिया है। नमस्ते सर जी, क्या सच में मेरे भाई ने पूरे जिले में टॉप किया है? हाँ सीमा जी, आपके भाई ने पूरे जिले में टॉप किया है। उसने 99.7% स्कोर किए हैं।
उसकी मेहनत रंग लाई और इसी वजह से हमारे स्कूल की तरफ से उसे स्पॉन्सरशिप दी जा रही है। स्पॉन्सरशिप? इसका क्या मतलब होता है सर जी? इसका मतलब है कि अब शिवा की आगे की पढ़ाई का सारा खर्चा हमारा स्कूल और सरकार उठाएगी। आपको अब उसकी फीस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त सर? शिवा को आगे की अच्छी पढ़ाई करने के लिए यहाँ से दूर शहर के हॉस्टल में रहना पड़ेगा। वहीं रहकर उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी, क्योंकि गांव में वो सुविधाएं नहीं है जो उसे एक कामयाब इंसान बना सके। सीमा कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। अपने छोटे भाई को खुद से दूर भेजने का ख्याल उसे डराता है, लेकिन फिर वो अपने दिल को मजबूत करती है। ठीक है सर, आप मेरे भाई को ले जाइए। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा भाई पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बने। मैं उसके रास्ते में नहीं आऊंगी। चल, तेरे कपड़े पैक कर देती हूँ। सीमा जाकर शिवा के कुछ कपड़े पैक करके उसे बैग दे देती है। दीदी, मैं शहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक दिन मैं बहुत कामयाब इंसान बनकर ही लौटूंगा। मैं आपके सारे दुख दूर कर दूंगा दीदी, आप मुझ पर भरोसा रखना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मेरे भाई। तू जा और खूब मन लगा कर पढ़ना। वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, मेरी चिंता मत करना। शिवा आदित्य की गाड़ी में बैठता है। गाड़ी धीरे धीरे धूल उड़ाती हुई दूर जाने लगती है। सीमा रोते हुए अपने भाई को अपने से दूर जाते देखती रहती है, जब तक कि गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। हे भगवान, मेरे भाई का ख्याल रखना। वो मुझसे पहले कभी इतना दूर गया नहीं है। शिवा के जाने के कुछ दिन बाद शोभा कुछ नए लेकिन भड़कीले कपड़े लेकर सीमा के कमरे में आती है और बहुत ही निर्दयता से उन कपड़ों को सीमा की तरफ फेंकती है। सीमा, ये कपड़े ले और पहन कर तैयार हो जा जल्दी से। आज तुझे देखने के लिए लोग आ रहे हैं। क्या बात है चाची जी, कौन आ रहा है मुझे देखने? तेरा भाई तो नवाब बनने शहर चला गया। अब तू यहाँ मुफ्त की रोटियां कब तक तोड़ेगी हमारे घर में? एक बहुत अमीर आदमी का रिश्ता आया है तेरे लिए। जा, तैयार हो जा, और वो बाहर बैठा है। सीमा झिझकते हुए दरवाजे की दरार से बाहर झांकती है। बाहर एक अधेड़ उम्र का लगभग 50 साल का आदमी बैठा था, जिसके बाल सफेद थे। लेकिन चाची, जो आदमी बाहर बैठा है वो तो अधेड़ उम्र का है। वो तो 40-50 साल का लग रहा है। वो तो मेरे पिताजी की उम्र का है। मैं उस बुढ़े से शादी नहीं कर सकती। तभी चाचा मनोज गुस्से में तमतमाता हुआ अंदर आता है। क्या कहा तूने? शादी नहीं करेगी? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना करने की? सगी भतीजे के नाम पर तू हमारे गले पड़ी है। बेशरम, हमें सिखाएगी कि किससे शादी करनी है और किससे नहीं। तेरा भाई तो शहर जाके बैठ गया और तुझे हम जिंदगी भर पाले। सीमा जमीन पर गिरकर रोते हुए अपने चाचा चाची के सामने हाथ जोड़ती है। चाची, मुझे मत मारिए, छोड़ दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मैं उस आदमी से शादी नहीं करूंगी, चाहे आप मेरी जान ले ले। नहीं करेगी शादी? तो सुन ले, आज से तेरा इस घर में रहना हराम कर दूंगा। शोभा और मनोज दोनों मिलकर सीमा को बेतहाशा पीटते हैं। उसके बाद के दिनों में शोभा सीमा से घर का सारा काम करवाती है। झाड़ू पोछा, बर्तन और तो और खेतों में भी जानवरों की तरह सीमा से काम करवाया जाता है। रात को जब वो दूसरों के घर काम करके कुछ पैसे लाती है तो ओ महारानी, ये पैसे लेकर कहाँ चली? पैसे मुझे दे। शोभा झपट कर सीमा के पैसे छीन लेती है। फिर भी सीमा चुपके से कुछ पैसे छुपा लेती है। फिर वो अपने कमरे में जाती है और रात के अंधेरे में एक छोटे से डिब्बे में चिल्लर छुपाते हुए खुद से बातें करने लगती है। ये पैसे मेरे शिवा के काम आएंगे। उसे शहर में कुछ जरूरत पड़ गई तो मैं उसे भेज दूंगी। कुछ दिनों तक मनोज और शोभा सीमा पर बहुत अत्याचार करते हैं। फिर एक दिन दोनों मिलकर सीमा के खिलाफ हॉल में बैठकर साजिश रचते हैं। सुनो, इस लड़की से हमारी जान ऐसे नहीं छूटेगी। यह उस बुढ़े से तो शादी कर नहीं रही। इसका रिश्ता मैंने एक गरीब घर के लड़के से तय कर दिया है। हमें तो बस इसे घर से धक्के मारकर निकालना है। बहुत अच्छा किया जी। किसी भी भिखमंगे के गले मर दो इसे। मुझे तो बस इससे छुटकारा चाहिए। मुझे इसका चेहरा देखने से ही नफरत है। मनोज और शोभा सीमा की शादी अर्जुन नाम के एक बेहद गरीब लड़के से जबरदस्ती करवा देते हैं। विदाई का समय है। सीमा लाल जोड़े में सजी फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन शोभा और मनोज के चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था, बल्कि वो खुश थे। मेरे इस दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग थे, एक मेरा भाई और एक मेरे भगवान। आज मैं एक अनजाने सफर पर जा रही हूँ। सीमा अपने ससुराल पहुंचती है। सीमा के ससुराल वाले मिट्टी के कच्चे घर में रहते थे, जिसकी छत जगह जगह से टूटी हुई थी। घर में एक टूटी हुई चारपाई थी जिस पर रमा और रघुवीर बैठे थे। सीमा अपने पति अर्जुन के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। आ गई बहू, आओ अंदर आ जाओ बेटी। सीमा घर के अंदर प्रवेश करती है। घर के हालात देखकर उसका मन बैठ जाता है। रमा, बड़ी भूख लगी है। सुबह से कुछ खाया नहीं है। कुछ खाने का बना देती तो अच्छा होता। क्या बताऊं जी, मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। शादी के भाग दौड़ में काफी थकान हो गई है। सीमा बहू, तो एक काम कर, कपड़े बदल कर तू कुछ खाने को बना दे और अपनी पहली रसोई कर ले। घर में तो कुछ भी नहीं है, सारे डिब्बे खाली पड़े हैं, राशन भी नहीं है। पहली रसोई में मीठा क्या बनाऊं?
सीमा उदास होकर राशन के खाली डिब्बे देखती है। काफी खोजने के बाद उसे एक छोटी सी पन्नी में थोड़ी सी सूजी और जरा सी चीनी मिलती है। वो उसी से एक बहुत ही सादा सा हलवा बनाती है और सबको कटोरियों में परोसती है। रघुवीर कांपते हाथों से हलवा खाते हैं। बहू के हाथ में तो जादू है। बहुत सालों बाद इतना स्वादिष्ट हलवा खाया है। जुग जुग जियो मेरी बच्ची। सच कह रहे हैं जी, हमारी बहू के हाथ में तो खाना बनाने का हुनर है। हलवा बहुत अच्छा बना है। सभी सीमा के बने हलवे की तारीफ करते हैं। रात का समय था, खाने का वक्त हो गया था। सीमा अपनी सास रमा के पास जाती है। वो बहुत ही धीमी आवाज में रमा से पूछती है, माँ जी, रात के खाने में क्या बनाऊं? बेटा, घर में कोई खास राशन तो है नहीं। रसोई में जाकर देख लो, जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है वही बना लो, वरना अर्जुन को बोलो वो बनिए की दुकान से थोड़ा सा राशन लेकर आ जाएगा। रमा की बात सुनकर सीमा अर्जुन के पास जाती है। अर्जुन जी, घर में राशन खत्म हो गया है, रात का खाना बनाना है, आप थोड़ा राशन ले आइए। ठीक है, मैं अभी जाकर राशन लेकर आता हूँ। अर्जुन के पास थोड़े बहुत पैसे थे तो वो बनिए की दुकान पर जाता है और थोड़ा सा आटा और दाल खरीद कर ले आता है। सीमा, मेरे पास जो पैसे बचे थे मैं उसे ये ले आया, अब इसी से कुछ बना लो। अपने पति की हालत देखकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रसोई में जाती है और थोड़े से आटे से रोटी और पतली सी दाल बनाती है। खाना बनाने के बाद वो सभी को दाल रोटी परोसती है। सब बिना कोई शिकायत के चुपचाप दाल रोटी खा लेते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह रमा के पड़ोसी के घर शिवा का फोन आता है। अरे रमा बहन, तुम्हारी बहू को उसके भाई ने कॉल किया है, जरा उसे बुलाओ, बोले बात कर ले। रमा सीमा को शिवा के फोन कॉल के बारे में बताती है। सीमा दौड़कर फोन उठाने जाती है। दूसरी तरफ शहर के हॉस्टल में शिवा हॉस्टल के फोन से अपनी बहन से बात करता है। दीदी, कैसी हो आप? सब ठीक है ना? शादी के बाद कैसा लग रहा है? शिवा का ये सवाल सुनकर सीमा खुद को रोक नहीं पाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने आंसू को रोकते हुए अपनी आवाज में झूठी खुशी लाकर बात करती है। हाँ मेरे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसा है? तुझे पता है जीजा जी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत खुश रखते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है दीदी। और बताइए, आज खाने में क्या खाया आपने? आज तो तुम्हारे जीजा जी बाजार से बहुत सारा पनीर लाए थे। मैंने बहुत ही स्वादिष्ट पनीर की सब्जी, पूरी और पुलाव बनाया था। हमने छक कर खाया। मेरी छोड़, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है मेरे लाल? मैं बहुत मन लगाकर पढ़ रहा हूँ दीदी। मैं दिन रात एक कर दूंगा, बस आप अपना ख्याल रखना। सीमा शिवा से फोन पर झूठ कहती है ताकि शिवा बिना उसकी चिंता किए पढ़ाई पर ध्यान दे। थोड़ी देर बात करने के बाद फोन कट जाता है। फोन रखने के बाद शिवा अपने कमरे में जाकर एक छोटे से टेबल पर अपनी किताबों के बीच सिर गड़ाए पढ़ाई करने लगता है। तभी उसके दो दोस्त कमरे में आते हैं। अरे शिवा, तू क्या किताबी कीड़ा बन के बैठा रहता है यार? जब देखो पढ़ता रहता है, दिमाग खराब हो जाएगा तेरा। अरे चलना यार, हम सब आज शहर के नए रेस्टोरेंट में पार्टी करने जा रहे हैं। तू भी चल हमारे साथ, थोड़ा एंजॉय कर ले। नहीं भाई, तुम लोग जाओ और मजे करो, मुझे पढ़ाई करनी है। मेरे असाइनमेंट बाकी हैं और कल मेरा टेस्ट भी है। शिवा की बात सुनकर देव और शीनू मुंह बनाते हुए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शिवा अपनी किताब पर ध्यान देता है और मनी मन सोचता है, अगर मैं इनके साथ गया तो मुझे भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मेरे पास पैसे नहीं और दीदी ने मुझे यहाँ पढ़ने भेजा है, अय्याशी करने नहीं। मेरी दीदी ने मेरे लिए कितना कुछ सहा है। मुझे हर कीमत पर कामयाब होना है। मैं उनका सपना टूटने नहीं दूंगा। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक तरफ शहर के हॉस्टल में शिवा पूरे लगन से पढ़ाई में खुद को झोंक देता है, तो वहीं सीमा के ससुराल में हालात बदतर हो रहे थे। एक सुबह अर्जुन काम पर निकल रहा था। सीमा, कुछ खाने को है क्या? दे दो ना, बड़ी भूख लगी है, काम पर जाना है। अर्जुन की बात सुनकर सीमा का चेहरा मुरझा जाता है, क्योंकि रसोई में राशन के नाम पर कुछ भी नहीं था। अर्जुन जी, घर में राशन का एक दाना नहीं है। मैं चाहकर भी आपको खाने के लिए कुछ भी बनाकर नहीं दे पाऊंगी। तुम चिंता मत करो सीमा, मैं काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। कोई ना कोई मजदूरी का काम मिल जाएगा। मजदूरी करके जो दिहाड़ी मिलेगी मैं उससे राशन ले आऊंगा। अर्जुन शहर में दिहाड़ी का काम ढूंढने जाता है। अर्जुन बहुत थका हारा उदास होकर घर लौटता है। रात काफी हो गई थी। रामा और रघुवीर भूखे पेट सो गए थे। सीमा एक टूटे हुए स्टील के गिलास में अर्जुन को पानी देती है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? चेहरा उतरा हुआ क्यों है? आप राशन लेकर आए? मुझे बहुत बुरा लग रहा है सीमा, मुझे खुद से घिन आ रही है। मैं जानता हूँ शादी से पहले तुम्हारे चाचा चाची ने तुम पर बहुत अत्याचार किए। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जिससे तुम अब पुरानी बातें भूल जाओ, लेकिन देखो मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे पा रहा हूँ। आज मैं पूरे दिन चिलचिलाती धूप में खड़ा रहा, पर मुझे दिहाड़ी का कोई काम नहीं मिला। आप ऐसे क्यों सोचते हैं जी? मेरे चाचा चाची के घर में तो मुझे सिर्फ गालियां और मार पड़ती थी। वहाँ मुझे इंसान नहीं जानवर समझा जाता था। कम से कम यहाँ मुझे अपनापन और प्यार तो मिलता है। माँ जी, बाबू जी, आप सब मेरा इतना सम्मान करते हैं, मेरी चिंता करते हैं। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। गरीबी है तो क्या हुआ, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, एक ना एक दिन सब ठीक होगा।
अर्जुन इमोशनल हो जाता है और इमोशनल होकर सीमा की तरफ देखता है। उसे अपनी पत्नी पर बहुत गर्व महसूस होता है। उस रात घर में चूल्हा नहीं जलता, दोनों बिना कुछ खाए बस एक दूसरे का हाथ थामे खाली पेट बिस्तर पर लेट जाते हैं। सीमा, तुम कितनी अच्छी हो। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे लिए साल भर का राशन लाकर घर में रख दूं, पर क्या करूं, मेरी जेब खाली है। इस तरह बातें करते हुए दोनों सो जाते हैं। ऐसे गुजरते दिन पर दिन सीमा के ससुराल वालों के हालात और खराब हो जाते हैं। घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था। कई दिनों से उनके घर में ठीक से चूल्हा नहीं जल रहा था। वो लोग रूखा सूखा खाकर गुजारा कर रहे थे और एक दोपहर रमा, बहू, आज भी घर में कुछ नहीं है क्या? नहीं माँ जी, आज मुझे भी खेत में काम नहीं मिला। ठेकेदार ने कहा कल आना। बेटा, तूने इस घर में आकर सिर्फ दुख ही झेले हैं। हमारी किस्मत ही फूटी है जो हम तुझे कोई सुख नहीं दे पाए। आप लोग हिम्मत मत हारिए बाबूजी, मैं कल सुबह जल्दी उठकर कोई काम ढूंढूंगी। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हमारे घर में भी राशन आएगा और हम लोग पेट भर कर खाना खाएंगे। सीमा की बात सुनकर रघुवीर और रमा थोड़े शांत होते हैं। शाम को अर्जुन खेत में काम करके थोड़े से पैसे से राशन लेकर के आ जाता है, जिससे उनके घर में चूल्हा जलता है। अगले दिन सीमा काम करने के लिए खेत में जाती है। ठेकेदार जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? देखो भाई, हमारे यहाँ जो काम है वो खेत में है। अगर तुम खेत में काम कर सकती हो तो जाओ कर लो काम। सीमा कड़ी धूप में खेत में काम करने लगती है और वहीं उसके पति कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम करते हैं। सीमा मेहनत करके जैसे तैसे अपने घर को चला रही थी, जबकि शहर में शिवा ने अपनी दिन रात की मेहनत से पढ़ाई पूरी कर ली। उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई, जहां उसकी सैलरी लाखों में थी। उसने शहर में एक बड़ा सा घर भी ले लिया था। एक दिन शिवा अपने ऑफिस से लंच करने के लिए बाहर निकलता है, तभी रास्ते में उसे अपने गाँव के भोला काका दिखाई देते हैं। अरे नमस्ते चाचा जी, आप कैसे हैं? अरे बेटा, तू कौन है? मैं तो तुझे पहचान नहीं पा रहा। अरे चाचा, मैं शिवा हूँ, गांव से, सीमा दीदी का भाई। अच्छा, तू शिवा है? बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था। पर बेटा, तेरी बहन की हालत तो बहुत खराब है। क्या? दीदी की हालत खराब है? लेकिन दीदी ने तो मुझे बताया था कि उनकी शादी बहुत अच्छे घर में हुई है। अरे नहीं बेटा, तेरी चाचा चाची ने उसकी शादी किसी बड़े घर में नहीं बल्कि एक बहुत गरीब लड़के से करवा दी थी। बेचारे के घर में खाने की किल्लत है, कभी चूल्हा जलता है कभी नहीं जलता है। तेरी दीदी शादी के बाद भी दूसरों के खेतों में काम करती है। क्या आप सच कह रहे हैं चाचा जी? हाँ बेटा, मैं भला तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुझे यकीन नहीं है तो तू खुद जाकर अपनी बहन को देख ले। भोला की बात सुनकर शिवा तुरंत अपनी कार में बैठता है और गांव की तरफ निकल पड़ता है। वो सीधे खेतों के पास पहुंचता है जहां सीमा काम कर रही थी। वो अपनी कार से दूर खड़ा होकर देखता है। दीदी, ये आपने क्या किया? मुझे इतना बड़ा झूठ बोला। सीमा चिलचिलाती धूप में काम करने के बाद पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके हाथ में एक रूखी सूखी रोटी थी जो वो खा रही थी। शिवा तुरंत अपनी बहन के पास नहीं जाता। वो अपने आंसू पोंछता है, अपनी कार घुमाता है और सीधे शहर की एक बड़ी राशन की दुकान पर पहुंचता है। चाचा, मुझे राशन चाहिए। जितना सामान आपके यहाँ है मुझे पूरे साल भर का राशन चाहिए। एक ट्रक में भरवा दो। अरे भाई, साल भर का राशन? साहब, इतना सारा सामान पैक करने और ट्रक में लादने में कम से कम 1-2 घंटे तो लग जाएंगे। हाँ ठीक है, आप जल्दी से सब तैयार कीजिए। पैसे की कोई चिंता मत करो, मैं अभी सारे पैसे देता हूँ आपको। राजेश एक ट्रक में राशन रखवाने लगता है। सीमा खेत से काम करके अपने घर लौट आती है। घर में खाने को कुछ नहीं था। घर में खाने के लिए और कुछ भी नहीं बचा है, बस यही रोटी और अचार है। समझ नहीं आता कि कल से क्या होगा। गरीबी ने तो जैसे हमारी कमर ही तोड़ दी है। जो ईश्वर की मर्जी बहू, जब तक सांस है तब तक संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। सीमा और उसके घर के लोग बस अचार और रोटी खा रहे थे, तभी उनके छोटे से आंगन के बाहर एक बड़ा सा ट्रक आकर रुकता है। अरे, हमारे इस गरीब घर के बाहर इतना बड़ा ट्रक क्या कर रहा है? पता नहीं कौन आ गया। सीमा, तू जरा बाहर जाकर देख तो क्या बात है। सीमा अपना पल्लू सिर पर ठीक करती है और घर के बाहर आती है। मजदूर ट्रक से साल भर का राशन, दाल, चावल, आटा, चीनी और बहुत सारा सामान उतारने लगते हैं। शिवा ट्रक की तरफ मुंह करके खड़ा था। अरे भाई, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये इतना सारा राशन हमारे घर में क्यों रख रहे हो? सीमा की आवाज सुनकर ट्रक के पास खड़ा लड़का मुड़ता है। तुम यहाँ कैसे? बेटा सीमा, ये सब क्या हो रहा है और ये सूट वुड वाला लड़का कौन है? माँ जी, ये मेरा भाई है। दीदी, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। मैं आज एक कामयाब इंसान बन गया हूँ। मेरी महीने की सैलरी लाखों में है और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। परिवार वाले राशन और शिवा की बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन शिवा अचानक थोड़ा नाराज हो जाता है।
दीदी, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि चाची ने आपकी शादी जबरदस्ती करवाई है? आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? भाई, मेरी शादी तो हो चुकी थी, जो होना था वो हो गया था, लेकिन मैं चाहती थी कि तू अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। अगर मैं तुझे अपनी गरीबी और तकलीफ बता देती तो तू सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाता। मैं तेरा भविष्य खराब होते हुए नहीं देख सकती थी। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। दीदी, आप कहती थी ना कि जब मैं आऊंगा तो मुझे पनीर खिलाओगी। चलो, आज मुझे पनीर बनाकर खिलाओ। मैंने बहुत सारा पनीर भी मंगवाया है। सीमा और उसके ससुराल वाले साल भर का सारा राशन देखकर बहुत खुश होते हैं। सीमा रसोई में जाती है और पनीर की सब्जी, राजमा, छोले, चावल, फ्राइड राइस और मीठे में खीर, रसगुल्ले, काफी कुछ बनाती है। शिवा और सीमा के ससुराल वाले खाना खाते हैं। भगवान तेरा भला करे बेटा, आज पहली बार हमने इतना अच्छा खाना खाया है। अरे देखो सीमा, आज तुम्हारी इतने सालों की मेहनत रंग लाई, तुम्हारा भाई कामयाब हो गया। हाँ जी। सीमा के ससुराल वाले पहली बार उसके भाई के लाए साल भर के राशन की वजह से खाना अच्छा खाते हैं। रात में खाने खाने के बाद सभी सो जाते हैं। अगले दिन शिवा अर्जुन के पास आता है। जीजू, चलिए आज से आपकी भी जिंदगी बदलेगी। मैं शहर में आपकी नौकरी लगवा देता हूँ। दीदी ने मुझे बताया था कि आप 10वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आप मेरे साथ शहर चलिए। शिवा अपने बैग से एक बहुत ही बढ़िया और नया सूट निकालता है और उसे अर्जुन को पहनाने के लिए देता है। ये लीजिए जीजू, इसे पहनकर तैयार हो जाइए। अर्जुन शिवा का सूट पहनकर बाहर आता है। वो बिल्कुल अलग और आत्मविश्वासी लग रहा था। सीमा अपने पति को इस सूट में देखकर बहुत खुश होती है और प्यार से मुस्कुराती है। इस सूट में तो आप बहुत जच रहे हैं जी। सीमा के मुंह से तारीफ सुनकर अर्जुन खुश होता है। शिवा अर्जुन को अपने साथ शहर ले जाता है और अर्जुन को अपनी पहचान से एक अच्छी नौकरी दिला देता है, जहां उसकी महीने की सैलरी 30,000 रुपए तय होती है। अर्जुन नौकरी करने के बाद घर आता है। सीमा, माँ जी, बाबू जी, मेरी नौकरी लग गई। अब हमें किसी भी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मैं भी आप लोगों के लिए साल भर का राशन लेकर आऊंगा। अर्जुन की नौकरी की खबर सुनकर घर में सभी खुश थे। अर्जुन को नौकरी करते हुए 1 महीना हो चुका था। अब सीमा और अर्जुन ने मिलकर शहर में ही एक अच्छा सा पक्का मकान ले लिया था। घर में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल लगा है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से खाना खा रहा है। बेटा शिवा, आज तेरी वजह से हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। नहीं आंटी जी, मेरी वजह से नहीं, ये सब मेरी दीदी की वजह से हुआ है। अगर उन्होंने इतना संघर्ष करके भूखे रहकर मुझे नहीं पढ़ाया होता तो मैं आज कभी कामयाब इंसान नहीं बन पाता। शिवा की बात सुनकर सीमा की आंखों में खुशी के आंसू झलक आते हैं। वो अपनी जगह से उठती है और अपने भाई शिवा को प्यार से गले लगा लेती है। सीमा फिर से एक बार अपने भाई के लाई साल भर के राशन से अच्छा अच्छा खाना बनाती है और सभी खुशी से खाना खाते हैं।